याद है वो थोड़ी अजीब सी खबर जब अमेरिका ने अचानक से कहा कि उसे ग्रीनलैंड खरीदना है। सुनने में मतलब मजाक ही लगा था, है ना? पर असल में उस एक हेडलाइन के पीछे हमारे दौर की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कहानियों में से एक छिपी हुई है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुनिया का ये सबसे बड़ा बर्फीला द्वीप एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल का सेंटर कैसे बन गया। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक सीधे सपाट बयान से, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। ये कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक बिल्कुल साफ इरादा था जिसे बार बार दोहराया गया और जिसने, सच कहूं तो, पूरी दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। और यही वो लाइन है जो आर्कटिक पर कंट्रोल की असली लड़ाई को समझने की चाबी है। और यहीं से उठता है हमारा सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बस एक जमीन का सौदा था, मतलब एक तरह का अलास्का 2.0, या फिर ये असल में एक जियोपॉलिटिकल भूकंप की पहली आहट थी, एक ऐसी चाल जो दुनिया के पावर मैप को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती थी? चलिए पता लगाते। जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगी। सबसे पहला और शायद सबसे तीखा रिएक्शन आया डेनमार्क से, वो देश जिसका ग्रीनलैंड एक ऑटोनॉमस हिस्सा है। और ये कोई डिप्लोमैटिक जवाब नहीं था, नहीं, ये गुस्से में खींची गई एक लाल रेखा थी। और यहाँ पर ना दो दुनियाओं की टक्कर बिल्कुल साफ दिखती है। एक तरफ वॉशिंगटन का अंदाज था, अरे ग्रीनलैंड के बारे में 2 महीने बाद सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ कोपेनहेगन से कोल्ड वॉर के जमाने वाला जवाब आया। उन्होंने एक ऐसा मिलिट्री ऑर्डर फिर से एक्टिवेट कर दिया जिसका सीधा सीधा मतलब था, पहले गोली मारो, सवाल बाद में पूछना। तनाव अपने पीक पर था। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने तो कोई लाग लपेट नहीं रखी। उन्होंने जो कहा वो एक भूचाल लाने जैसा था कि ऐसा कोई भी कदम सिर्फ डेनमार्क पर हमला नहीं होगा, बल्कि ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने पूरे सुरक्षा सिस्टम का अंत हो सकता है। वो असल में नाटो को ही अंदर से तोड़ने की धमकी दे रही थी। लेकिन इन सुपर पावर्स की शतरंज की बिसात के बीच में हम अक्सर एक जरूरी बात भूल जाते हैं। ग्रीनलैंड कोई खाली जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये 57,000 लोगों का घर है। 57,000 जिंदगियां जो अचानक एक ग्लोबल झगड़े के बीच में फंस गईं। और उन लोगों की आवाज इस एक लाइन में बहुत जोरदार तरीके से गूंजी। ये एक कड़ा रिमाइंडर था कि नक्शों और स्ट्रैटेजी से परे यहाँ पहचान, संस्कृति और भविष्य दांव पर लगे हैं। ये कोई खरीदने बेचने वाली चीज नहीं थी, ये उनका घर था। तो फिर सवाल उठता है कि ग्रीनलैंड में इतनी दिलचस्पी क्यों? उस सारी बर्फ के नीचे आखिर ऐसा क्या छिपा है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। चलिए उस असली खजाने का पता लगाते हैं जो आर्कटिक में छिपा हुआ है। देखिए, ग्रीनलैंड असल में एक 4 परतों वाला जैकपॉट है। पहली परत, इसकी लोकेशन, रूस और चीन पर नजर रखने के लिए आर्कटिक में एक स्ट्रेटेजिक बालकनी। दूसरी, इसके मिनरल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी खनिजों की एक पूरी खान। तीसरी, इसका साफ पानी जो आने वाले समय का ब्लू गोल्ड है। और चौथी, बर्फ पिघलने से खुलने वाले भविष्य के व्यापार के रास्ते। ये सच में उत्तर का ताज है। और इस सोच को समझने के लिए ना हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। 1867 में जब अमेरिका ने अलास्का खरीदा था तो सबने उसे सीवर्ड की मूर्खता कहा था, एक बर्फीला सौदा। पर आज हम सब जानते हैं कि वो इतिहास के सबसे अच्छे निवेशों में से एक था। कुछ लोग ग्रीनलैंड को भी ठीक इसी नज़र से देखते हैं, 100 साल आगे की एक रणनीतिक चाल। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ लॉन्ग टर्म की बात नहीं है, एक बहुत ही असली और तत्काल जरूरत भी है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, आर्कटिक गर्म हो रहा है और सिर्फ मौसम की वजह से नहीं। रूस वहां सैकड़ों मिलिट्री पोस्ट्स का दावा करता है। चीन अपने पोलर सिल्क रोड पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के लिए इस दौड़ में पीछे रहना कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर इस टकराव का असर सिर्फ अमेरिका के दुश्मनों पर नहीं पड़ रहा था, ये तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन यानी नाटो के दिल में ही एक अस्तित्व का संकट पैदा करने वाला था। ये स्लाइड उस गहरे विरोधाभास को दिखाती है जिसने नाटो को लगभग तोड़ ही गया था। देखिए, ये गठबंधन बनाया गया था बाहरी दुश्मनों से सदस्यों की रक्षा के लिए। लेकिन तब क्या होता है जब खतरा गठबंधन के सबसे शक्तिशाली सदस्य से ही आने लगे? ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके लिए नाटो कभी तैयार ही नहीं था। बाकी यूरोप का रिएक्शन एक बहुत ही जटिल डिप्लोमैटिक डांस जैसा था। एक तरफ डेनमार्क ने सब कुछ तोड़ने की धमकी दे दी, दूसरी तरफ ईयू ने शांति और नियमों का सम्मान करने की अपील की। लेकिन कई दूसरे नाटो सदस्य अजीब सी चुप्पी साधे हुए थे। वो एक साथी के प्रति वफादारी और अमेरिका की सुरक्षा छतरी खोने के डर के बीच फंस गए थे।
और अब हम आते हैं इस कहानी की आखिरी और शायद सबसे महत्वाकांक्षी परत पर। उत्तरी अमेरिका को एक अभेद, एक ऐसा किला बनाने का लॉन्ग टर्म विजन जिसे कोई भेद न सके। कुछ विश्लेषकों के मुताबिक ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ी योजना का बस पहला कदम है। स्टेप 1, ग्रीनलैंड के साथ उत्तरी सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित करो। स्टेप 2, कनाडा को इंटीग्रेट करो। स्टेप 3, मेक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा को सील कर दो। और स्टेप 4, पनामा नहर के जरिए पहुंच को कंट्रोल करो। हर टुकड़ा एक बड़े पजल में फिट बैठता है, जिसका मकसद है पूरे महाद्वीप पर प्रभुत्व जमाना। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? किला उत्तरी अमेरिका बनाना, एक द्वीप जो 2 महासागरों से सुरक्षित हो और जिससे दुश्मन ताकतें चुनौती न दे सकें। ये बिल्कुल वही रणनीतिक फायदा है जो ग्रेट ब्रिटेन को सदियों तक मिला, लेकिन अब ये एक महाद्वीपीय पैमाने पर है। मतलब एक ऐसी शक्ति जिस पर हमला करना लगभग नामुमकिन हो। और इस पूरी रणनीति के पीछे की जो फिलॉसफी है वो इस एक वाक्य में सिमट जाती है। ये वर्ल्ड ऑर्डर में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। नियमों और समझौतों की दुनिया से हटकर एक ऐसी दुनिया की ओर जहां आखिर में सिर्फ और सिर्फ कच्ची ताकत ही चलती है। और ये सब हमें हमारे भविष्य के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे पुराने गठबंधन बिखर रहे हैं, आने वाले कल की दुनिया को आखिर चलाएगा कौन? हमारे साझा मूल्य और आपसी विश्वास, या फिर सिर्फ शुद्ध रणनीतिक स्वार्थ? इस सवाल का जवाब ही शायद 21वीं सदी को परिभाषित करे।